लेकिन दोस्तों, मैं विक्रम कुमार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन मंदिर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों दोस्तों अभी इस चैनल पे हमारे क्लास 10th की फिजिक्स की सेकेंड चैप्टर चल रही है दोस्तों। और फर्स्ट चैप्टर दोस्तों पढ़ाई हो चुकी है। और इसका जो प्रकाश का अपवर्तन का दोस्तों, ये थर्ड नंबर क्लास है हमारा दोस्तों। दो क्लास पहले से हो चुकी है, प्ले लिस्ट बन गई है दोस्तों, आप जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपके सामने आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से आया हूं दोस्तों। और आज हमारा टॉपिक यह है दोस्तों कि मान के चलिए कि मैंने क्या किया, एक स्लैब लिया, ठीक है, एक स्लैब, कांच का स्लैब लिया, और मैंने उसमें क्या किया, प्रकाश को क्या कर दिया, अपवर्तित कराया। तो क्या क्या कंडीशन यहाँ पे तैयार होने वाले हैं दोस्तों, उनके बारे में मैं आज बात करूंगा दोस्तों, ठीक है। तो टॉपिक हमारा क्या रहेगा दोस्तों कि कांच की सिल्ली से प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। कांच की सिल्ली, कांच की सिल्ली से प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन दोस्तों, ठीक है। और कांच की सिल्ली से प्रकाश का अपवर्तन कराया जाए दोस्तों, तो क्या क्या यहाँ पे सिचुएशन हो सकती है, क्या क्या यहाँ पे स्थिति बन सकती है दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। टॉपिक्स जो है, जो भी पढ़ाया है, उससे बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है और पूछा भी जाता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। एक कांच की सिल्ली लेते हैं, स्लैब लेते हैं, और देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। दोस्तों ये हमारा कांच का स्लैब हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कांच का एक स्लैब है, बड़ा सा। इसका नाम रख दो ए बी सी डी, इसका मैंने नाम रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, ये हमारा ऊपर में जो है ये हवा होगा बाहर, ठीक है दोस्तों। ये हमारा है क्या, कांच है, और नीचे दोस्तों फिर से क्या हो जाएगी, हवा। एक बात बताओ, कांच और हवा में, पिछले क्लास में मैंने बताया था हवा और कांच में कौन सा माध्यम है जो दोस्तों विरल होगा और कौन सा सघन होगा, इसके बारे में मैंने चर्चा किया था, ठीक है। तो हवा जो हमारा क्या है वो दोस्तों, वो विरल है, क्या है, विरल माध्यम, ठीक है। और कांच हमारा क्या है दोस्तों, सघन माध्यम है, ठीक है। कांच हमारा क्या है, सघन माध्यम। और ये दोस्तों हवा फिर से क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा विरल माध्यम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या किया, एक यहाँ पे ना लंब बना लिया, ठीक है, अभिलंब ऐसे। और मैंने यहाँ पे क्या किया, एक प्रकाश की किरण को ऐसे अपवर्तित कराया, और यहाँ पे ये क्या किया, कोण आई बनाते हुए पास। अच्छा दोस्तों एक बात बताओ, अगर ये कांच का स्लैब नहीं होता तो प्रकाश क्या होती, सीधे निकल जाती ऐसे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा ऐसे, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मुड़ गया रास्ता, और ऐसे आ जाएगी, कोई दिक्कत याद है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, एक अभिलंब मैंने और बनाया ऐसे, यहाँ पे भी अभिलंब बन जाएगा ऐसे। तो दोस्तों यहाँ पे देखो ये आई बना है, ये क्या बन जाएगा, एंगल आर बन जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ना इसको क्या करना है, इसको एंगल आई बोल देते हैं, आई डैश बोल दो। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये नीचे कुछ नहीं रहता, ये सिर्फ कांच ही कांच रहता दोस्तों, तो सीधे ये क्या करता, आगे जाता। लेकिन यहाँ पे आगे नहीं जाकर के थोड़ा सा बेंड हो जाता है, ऐसे मुड़ जाती है। और दोस्तों यहाँ पे भी क्या करेगा, एक एंगल बनाएगा आर डैश। चलो यहाँ तक कोई परेशानी समझने में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऊपर हमारा विरल माध्यम, नीचे हमारा सघन माध्यम, नीचे हमारा क्या, फिर से वापस विरल माध्यम आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं दोस्तों, दो कंडीशन तैयार हो रही है। क्या क्या कंडीशन तैयार हो रही है देखो। एक कंडीशन हमारा ये है कि विरल माध्यम यानी हवा से कहा जा रहा है, सघन माध्यम यानी कांच में। तो यहाँ पे एक सिचुएशन तैयार हो रही है। और यहाँ पे देखो हमने क्या किया, सघन माध्यम यानी कांच से विरल माध्यम यानी हवा में जा रही है दोस्तों। तो यहाँ पे भी एक सिचुएशन तैयार हो रही है। तो दोनों में एक चीज देखो आप लोग देखना यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऐसे प्रकाश की किरण जा रही है। तो यहाँ पे ये जो हमारा अभिलंब है दोस्तों, ये जो हमारा अभिलंब है, अभिलंब, इसमें आप गौर करो कि अगर ये प्रकाश की किरण नहीं कुछ रहता तो सीधे पास करता है ऐसे। लेकिन क्या हो रहा है कि पास सीधे नहीं करके क्या हो रहा है, वो इधर की तरफ झुक गया है। और किधर झुका है, अभिलंब की तरफ। देखो प्रकाश की किरण आ गई है दोस्तों, दिख रहा है। अब यहाँ पे आकर देखते हैं हम लोग, अगर मान के चलो यहाँ पे सघन से विरल में जाता दोस्तों, जा रहा, तो ये जो प्रकाश की किरण आ रही है सीधे ऐसे निकल जाती। बट यहाँ पे हो क्या रहा कि उधर की तरफ मुड़ गई है। तो यहाँ पे दो सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं। एक में क्या हो रहा है, अभिलंब की तरफ मुड़ी हुई है, और दोस्तों एक की तरफ क्या देख रहे हैं कि अभिलंब से दूर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों यहाँ पे एक और चीज देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है,
हवा जो है हमारा विरल माध्यम है, यानी विरल माध्यम से कांच यानी सघन माध्यम की तरफ जा रही है दोस्तों, तो क्या देखने को मिल रही है कि ये अभिलंब की तरफ मुड़ रही है दोस्तों। और यहाँ पे देखो, जब हम लोग कांच यानी सघन माध्यम से हवा यानी विरल माध्यम में जा रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखो कि अभिलंब से क्या हो रही है दोस्तों, दूर जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक कंडीशन दो है, दो स्थिति यहाँ पे तैयार हो रही है। एक चीज और यहाँ पे ध्यान दो दोस्तों, आप यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे जो आपतन कोण जो हमारा कोण आई है दोस्तों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतना है, और यहाँ पे अपवर्तन कोण यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, इससे क्या हो रहा है, छोटा दिखाई दे रहा है। जाहिर से आप समझो यहाँ पे, अगर ये सामने जैसे मान के चलो ऐसे मैंने बनाया, अगर ये सामने ऐसे निकल जाता दोस्तों, ये वाली और ये वाली दोनों क्या हो जाती, मान के चलो आई और आर क्या हो जाता, बराबर हो जाता। बट वैसा तो कुछ हुआ नहीं है कि नहीं है? क्या हुआ है बताओ, कि यहाँ पे ये वाला एंगल तैयार हुआ है, थोड़ा इधर झुक गया है। तो दोस्तों पहले तो यहाँ पे आर था, मान के चलो आर था, लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ पे आर डैश हो गया है। तो ये आर डैश क्या हो गया दोस्तों, पहले के मुताबिक क्या हो गया है, छोटा हो गया है। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जब जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है दोस्तों, तो आपतन कोण जो है वो अपवर्तन कोण से क्या हो जाता है दोस्तों, बड़ा हो जाता है। यहाँ पे ये भी हम लोग कह सकते हैं। इसमें भी आकर के देखते हैं हम लोग, यहाँ पे मान के चलो ऐसे रहता और ऐसे रहता, तो ये कोण आई और ये कोण आर क्या हो जाता दोस्तों, बराबर हो जाता। लेकिन वास्तविक रूप से ये ऐसे गया नहीं है, इससे क्या हो गया है, थोड़ा सा ये मुड़ गया उधर, है ना, अभिलंब से दूर चला गया दोस्तों। इस कंडीशन में यहाँ पे आप लोग देखो कि ये एंगल क्या बन गया है, आर डैश बन गया है। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या दिख रहा है आपको, कि एंगल आई यानी आपतन कोण जो है अपवर्तन कोण से क्या हो गया है दोस्तों, छोटा हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे चार सिचुएशन तैयार हो रहे हैं। एक है आपतन कोण अपवर्तन कोण को लेकर के दो कंडीशन, और एक अभिलंब को लेकर के दो कंडीशन। तो दोस्तों आगे मैं बात करता हूँ, इसको समझता हूँ कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, सारी चीजें मैंने समझा दी है, कुछ पॉइंट को मैंने क्या करना है, नोट करना है हमें। ठीक है, तो बताओ पहला पॉइंट हम लोग क्या नोट कर सकते हैं, इसमें पहला पॉइंट क्या नोट कर सकते हैं दोस्तों। तो पहला पॉइंट हम लोग ये नोट करेंगे कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है दोस्तों, तो वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, जब जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से विरल विरल माध्यम से सघन माध्यम में सघन माध्यम में प्रवेश करती है प्रवेश करती है, तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है दोस्तों। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या बोल रहा है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में दोस्तों प्रवेश करेगी, तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी, यानी अभिलंब की तरफ आ जाएगी दोस्तों। दोस्तों इसमें हम लोग अगला पॉइंट इसमें क्या लिख सकते हैं, कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर सघन माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर से बड़ा होगी। कोई परेशानी, कोई दिक्कत दोस्तों? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी दोस्तों, तो आपतन कोण आई जो है वो अपवर्तन कोण आर से क्या हो जाएगी, बड़ा हो जाएगी। हम लोग ये भी कह सकते हैं कोण आई बड़ा हो जाएगा कोण आर से। कोई परेशानी, कोई दिक्कत यहां तक नहीं, दोनों पॉइंट समझने में। ठीक है दोस्तों, आगे मैं बात करता हूं दूसरा पॉइंट। बताओ दूसरा पॉइंट क्या बोल सकता हूं, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी दोस्तों, तो क्या होगा कि प्रकाश की किरण अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। ठीक है, तो इसका उल्टा लिख लेते हैं, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह
अविलंब से दूर हट जाती है, तो अविलंब से क्या हो जाएगी दोस्तों, दूर हट जाएगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है, कि जब अविलंब से यहाँ पे क्या होगा, दूर, सघन से विरल में जाने पे अविलंब से दूर हट जाएगी। दोस्तों एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। दोस्तों इसमें अगला पॉइंट में क्या लिख सकता हूं बताओ, इसका उल्टा लिखूंगा कि सघन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर, प्रवेश करने पर, प्रवेश करने पर क्या होगा, आपतन कोण आई अपवर्तन कोण आर से क्या हो जाएगा, छोटा। प्रवेश करने पर आपतन कोण आई अपवर्तन कोण आर से छोटी होगी। कोई परेशानी, कोई दिक्कत दोस्तों यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा 4 पॉइंट और चारों ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है और इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बोर्ड के एग्जाम से भी एकदम इंपॉर्टेंट है। और मान के चलो कंपटीशन का भी कोई बच्चा अगर देख रहा हो वीडियो तो उसके लिए भी ये फायदेमंद है, उसका बेसिक मजबूत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो 2 सिचुएशन हमारा तैयार हो गया। अच्छा एक सिचुएशन और ये पैदा हो सकता है दोस्तों, कि मान के चलो अगर हम प्रकाश की किरण को ऐसे लंबवत डाल दें, प्रकाश की किरण को लंबवत डाल देंगे तो दोस्तों क्या होगा, इसके बारे में अभी 3rd नंबर में मैं बात करूंगा, ठीक है। चलो इसको हटा देता हूं, अब आगे बात करते हैं दोस्तों। क्या है देखो, ये वाली पॉइंट ये पिक्चर में हटा देता हूं, एक नया पिक्चर बनाऊंगा और इससे समझेंगे अच्छे से, ठीक है। समझते हैं, मान के चलो ये हमारी सिल्ली है, कांच की सिल्ली, ठीक है। इसका नाम ए रख दो, बी रख दो, सी रख दो और डी रख दो। दोस्तों यहाँ पे देखो ऐसे, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों तो प्रकाश के अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण ऐसे लंबवत डाली जाएगी दोस्तों तो क्या होगा, वो पार करके चली जाएगी, अपवर्तन होगा ही नहीं, क्या होगा, सीधे पार करके सीधे निकल जाएगी, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे 3rd नंबर पॉइंट में, जब प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण को लंबवत डाली जाती है तो अपवर्तन नहीं होगी, सीधी निकल जाएगी, ठीक है दोस्तों, सीधी निकल जाएगी। उस सिचुएशन में क्या होगा, सीधी निकल जाएगी। अपवर्तन नहीं होगी का मतलब क्या है, अपवर्तन नहीं होगी का मतलब क्या, अपना रास्ता नहीं भटकेगी, यही ना है अपवर्तन का मतलब, कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने पर क्या होगा, वो अपना रास्ता भटक जाती, तो अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पे अपवर्तन ही नहीं होगी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लंबा डाली जाएगी तो क्या होगा, कोई अपवर्तन का ही कहानी नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, याद रखना इस चीज को। दोस्तों अगला हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम की दृष्टि से वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं बात करूंगा उस टॉपिक का, उस टॉपिक का नाम है दोस्तों पार्श्विक विस्थापन, नहीं पार्श्विक विस्थापन, हाँ पार्श्विक विस्थापन है, ठीक है। और एक हमने क्या पढ़ा था, पार्श्विक परिवर्तन, 1st नंबर चैप्टर में हमने पढ़ा था पार्श्विक परिवर्तन, याद है। और हमें यहाँ पे क्या करना है, पार्श्विक विस्थापन के बारे में बात करना है कि पार्श्विक विस्थापन दोस्तों क्या होती है। बहुत ही सिंपल है, 2 नंबर में पूछा हुआ है, 1 नंबर में भी पूछा हुआ है दोस्तों, ठीक है, 1 नंबर में भी पूछा जाता है। चलो बात करते हैं हम लोग, अगला पॉइंट हमारा टॉपिक क्या है, पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन की बात करते हैं दोस्तों, इसको पिक्चर से समझेंगे, बहुत ही आसान होगी, ठीक है, पिक्चर से समझना क्या होगा, बहुत आसान है। चलिए समझते हैं पिक्चर के द्वारा। वही एक कांच की सिल्ली ले लो, एक कांच की सिल्ली ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये हमारा कांच, ऊपर में हवा, तो नीचे में भी हवा। हम लोग जान गए कि वो हवा को ही हम लोग विरल माध्यम बोलेंगे, कांच को हम लोग सघन बोलेंगे, इन दोनों के मुताबिक बोल रहे हैं, ठीक है। और इसको विरल बोलेंगे, ये नहीं कि परमानेंट हम इसको विरल बोल दिए हवा को, आपका परमानेंट कांच को हमने सघन बोल दिया, नहीं, वो 2
माध्यम लेंगे, उसके हिसाब से चेक करेंगे कि कौन सा सघन है कौन सा विरल है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं। आप मैंने यहाँ पे क्या किया, सेम पिक्चर जो पिछली बार बनाया था उसको बनाते हैं ऐसे, और यहाँ से एक प्रकाश की किरण को मैं क्या करूंगा दोस्तों, ऐसे पास कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर मान के चलो इसको मैं पास कराता हूं, समझना अच्छे से, तो ये सीधे निकलेगी ऐसे, मान के चलो कुछ नहीं होता तो ऐसे सीधे निकल जाता, बोलो। लेकिन ये क्या करेगी, यहाँ से बेंड करेगी। और हम लोग अभी अभी पढ़े, ताजा ताजा पढ़े हैं कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है दोस्तों, तो प्रकाश की किरण क्या होगी, अभिलंब की तरफ मुड़ेगी। अभी अभी मैंने पढ़ा है। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे भी एक अभिलंब तैयार कर लो, और इसको क्या करना है, फिर इसको ऐसे, देखो सीधे ऐसे निकलती है, लेकिन इसको क्या करना है, ऐसे निकाल देना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे निकलता है ऐसे, लेकिन इसको ऐसे मैंने निकाल दिया। इसका नाम दे सकते हो ये बी सी डी। दोस्तों ये जो किरण हमारी है इधर वाली जो ऐसे आ रही थी, ये तो आप लोग जानते हो कि इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे, डायरेक्ट आ रही है ना दोस्तों। ये वाली किरण जो इधर वाली है इसको बोलते हैं निर्गत किरण। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे निर्गत किरण। ठीक है, उधर वाला क्या है, आपतित किरण है, और ये क्या है, निर्गत किरण है। ठीक दोस्तों, यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में एक लंबिक दूरी होगी। ठीक है, लंबिक दूरी देखो यहाँ पे इसको कहते हैं, परपेंडिकुलर होना चाहिए ये दूरी। तो दोस्तों ये जो परपेंडिकुलर लंबिक दूरी है, लंबवत दूरी है दोस्तों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन इसको बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, ये जो निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच में जो लंबवत दूरी है दोस्तों, इसी को क्या बोला जाएगा, पार्श्विक विस्थापन हम लोग नाम देंगे। तो यहाँ से डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग, डेफिनेशन हम लोग ये लिखेंगे कि आपतित किरण और निर्गत किरण, निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को, लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पे क्या बोला गया, पार्श्विक विस्थापन के लिए दोस्तों, इसको वीवीआई कर लो, एग्जाम में पूछा हुआ है 2 नंबर में, बहुत बार पूछा, 1 नंबर में भी पूछा हुआ है। पार्श्विक विस्थापन क्या हो जाएगा, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को दोस्तों पार्श्विक विस्थापन हम लोग कहेंगे। कोई परेशानी कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा रहेगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक, और वो है अपवर्तनांक। दोस्तों अपवर्तनांक भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, प्रीवियस ईयर बुक अगर उठाओ दोस्तों, तो देखोगे तो बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन, मतलब हर एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए देखते बात करते हैं आगे। अपवर्तनांक की बात करते हैं। अपवर्तनांक क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अपवर्तनांक के बारे में मैं बात करूंगा। जैसे मान के चलो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है प्रकाश की किरण दोस्तों, तो क्या होता है, उसका रास्ता भटक जाता है, वो अपना रास्ता मुड़ जाता है। ठीक है, तो वो कैसे मुड़ता है, क्यों मुड़ता है, इसके बारे में मैंने बताया था कि वो प्रकाश की चाल पर डिपेंड करता है ना, कि विभिन्न प्रकाश, विभिन्न माध्यमों में विभिन्न प्रकाश की दूरी क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। इसके बारे में भी चर्चा किया हुआ। तो दोस्तों जो अब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरण प्रवेश करती है दोस्तों, तो जो वो बेंड होती है ना, जितना मुड़ती है ना दोस्तों, जो मुड़ने की जो क्षमता होती है दोस्तों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं दोस्तों। ठीक है, उसी माध्यम का अपवर्तनांक उसे हम लोग कहते हैं, यानी मुड़ने की जो क्षमता होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है दोस्तों, तो माध्यम की जो क्षमता होती है, जिसको मोड़ने की क्षमता होती है दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तनांक उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलो तो इसके बारे में पॉइंट हम लोग लिखेंगे, इसका पॉइंट क्या होगा। ठीक दोस्तों, इसका पॉइंट हम लोग लिखते हैं
क्या हो जाएगा, किसी माध्यम की प्रकाश की किरण की दिशा को मोड़ने की या बदलने की क्षमता को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये सब पॉइंट हो गया कि किसी माध्यम की प्रकाश की किरण की दिशा को बदलने की क्षमता को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं दोस्तों। कहेंगे कि इसे अपवर्तनांक को इसे स्मॉल n से सूचित किया जाता है दोस्तों, यानी अपवर्तनांक को हम लोग क्या बोलेंगे, n से सूचित इसको करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला भी आता है, फॉर्मूला की मैं बात कर लूंगा कि किसी माध्यम की अपवर्तनांक जो है दोस्तों, प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य, ठीक है, शून्य या निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसे दोस्तों हम लोग सी बोलते हैं। ठीक है, प्रकाश की चाल, और जिस माध्यम की बात किया जाए, यानी उस माध्यम में प्रकाश की चाल दोस्तों, उसे हम लोग सी एम बोल देते हैं। सी एम नीचे, सी एम पर मीडियम होता है, मीडियम को हम लोग माध्यम बोलते हैं, इसलिए सी एम, यानी उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं। कोई परेशानी, कोई दिक्कत दोस्तों? मतलब यहां से हमारा फॉर्मूला क्या निकलेगा, फॉर्मूला हमारा यहां से निकलेगा कि मान के चलो कोई माध्यम है, तो माध्यम का अपवर्तनांक, और दोस्तों माध्यम के अपवर्तनांक को हम लोग n से सूचित करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसे हम लोग सी बोलेंगे दोस्तों, बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी दोस्तों क्या हो जाएगा, Cn। यह हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। इसे हम लोग यही बोल सकते हैं, n बराबर C बटा Cn के रूप में भी इसको याद रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखना। ठीक है दोस्तों, यहां से पॉइंट और बोल सकते हैं हम लोग कि अपवर्तनांक जो होती है दोस्तों, मात्रक विहीन होती है, यानी अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, याद रखना। ठीक है, अपवर्तनांक मात्रक विहीन होती है। अपवर्तनांक क्या होती है दोस्तों, मात्रक विहीन। ठीक है, मतलब कहने का यह है कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। क्यों नहीं होता वो भी समझ लेते हैं। बताओ कि निर्वात में प्रकाश की चाल, मतलब मान के चलो प्रकाश की चाल जो होगी उसकी क्या होगी, मीटर पर सेकंड होगा, और ये नीचे भी क्या है, प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल दोस्तों, तो ये भी तो मीटर पर सेकंड नहीं होगा। उस तरीका से देखेंगे तो मात्रक जो होगा तो कट जाएगा, तो कोई मात्रक तो बचेगा नहीं। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा कि अपवर्तनांक मात्रक विहीन होगा, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक दोस्तों नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, इससे संबंधित कुछ 2-3 पॉइंट है, 2-3 पॉइंट के बारे में बात करते हैं, और उसको तरीके से याद करेंगे दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, एग्जाम में भूलना भी नहीं है, एग्जाम में भूल जाओगे बैठते समय, प्रेशर रहेगा दिमाग पे, और उसके बाद समय उसमें क्या कर दोगे, गलती कर दोगे। तो समझना है चीजों को यहाँ पे। अच्छा एक बात बता, ये फॉर्मूला हमारा क्या है, n बराबर C बटा Cm है ना। एक बात बताओ, C को और कॉमन ले लिया जाए, कांस्टेंट ले लिया जाए, इसको हटा दिया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे n जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बटा Cm हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, या व्युत्क्रमानुपाती बोलते, इसका मतलब क्या है,
तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है दोस्तों कि अगर एक का मान बढ़ाओगे तो दूसरा का मान ऑटोमेटिक घट जाएगा, और एक का मान घटाओगे दोस्तों तो दूसरा का मान ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये होता है व्युत्क्रमानुपाती का मतलब। और समानुपाती का मतलब क्या होता है दोस्तों कि समान अनुपात में बढ़ना या समान अनुपात में घटना, यानी एक का अनुपात बढ़ाओगे तो दूसरा ऑटोमेटिक बढ़ेगा, और एक का मान घटाओगे तो दूसरा ऑटोमेटिक घटेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि एन जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी एन। यानी सी एन का मतलब क्या, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी प्रकाश की चाल के क्या होगी दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब कहने का ये है, मतलब ये है कि मान के चलो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल दोस्तों ज्यादा होगी, माध्यम में माध्यम में माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी, तो दोस्तों बताओ अधिक होगी तो क्या उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा दोस्तों, तो कम होगा। माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी तो उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा दोस्तों, कम होगी। बोलो कोई दिक्कत। उसी तरीका से मान के चलो अगर मैं ये बोलूं कि माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी तो दोस्तों उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, ज्यादा। मतलब प्रकाश की चाल कम होगी तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा दोस्तों, अधिक। ध्यान रखना है इसको, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत, यहाँ पे किसी को इसके थ्रू से यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं। चलो उसको एक बात और बताओ, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना है ना। एक पॉइंट और था इसका, चलो देखते हैं बाद में, ऑब्जेक्टिव में आएगा ना, क्वेश्चन में देख लेंगे। दोस्तों याद रखना कि शून्य का या हवा का जो अपवर्तनांक होता है दोस्तों, हवा का अपवर्तनांक लगभग 1 होता है। याद रखना है दोस्तों, हवा का अपवर्तनांक लगभग क्या होता है, 1 होता है। और कैसे होता है तो उसका भी ट्रिक अभी बताएंगे, फॉर्मूला के हिसाब से देख लो। क्या बोला यहाँ पे, माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, C/CN है। एक बात बताओ कि शून्य में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर बोलते हैं दोस्तों। अब बताओ उस माध्यम में प्रकाश की चाल, किस माध्यम में, हवा। तो हवा में भी हमने क्या मान के पढ़ा कि लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो लगभग इसको 3 लाख प्रति किलोमीटर सेकंड है दोस्तों, इसको काटेंगे तो क्या बचेगा, लगभग 1 बचेगा। तो यहाँ पे हवा का अपवर्तनांक भी लगभग क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। एक पॉइंट और याद रखना है दोस्तों कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक 2.42 होती है, 2.42 होती है दोस्तों। यहाँ पे याद रखना है, कोई परेशानी कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलते एक लोगों का अपवर्तनांक निकालते हैं, न्यूमेरिकल्स जैसा उसमें एग्जाम में पूछता है, उसको देख लेते हैं। जैसे मान के चलो हवा का तो निकल गया, यहाँ पे जल का निकाल लेते हैं और कांच का निकाल के देखते हैं दोस्तों क्या आंसर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, जल का अपवर्तनांक अगर निकालना है दोस्तों बताओ क्या आएगा। तो जल का अपवर्तनांक NW कर दे, अपवर्तनांक W फॉर वाटर, ठीक है। जल का C बटा क्या हो जाएगा दोस्तों, CM हो जाएगा। CM M हम माध्यम क्या ले रहे हैं, W। अब एक बात बताओ, C है क्या, तो निर्वात में शून्य में प्रकाश की चाल कितनी होती है, सही है ना। कहीं दाएं से 10,000 लाख 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड बटा में दोस्तों बताओ पानी का क्या है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। दोस्तों ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 3 शून्य से 3 शून्य काट दो और ये कटेगा। तो दोस्तों ये कटेगा 4/3 से, ठीक है दोस्तों। यानी जल का अपवर्तनांक कितना है, 4/3 है। और इससे और अच्छे से लिखेंगे तो 1.33 होता है, ठीक है। मतलब क्या बोला जा सकता है कि जल का अपवर्तनांक दोस्तों यहां लिख लो, जल का अपवर्तनांक कितना है 4/3 या 1.33 होता है दोस्तों, एग्जाम में पूछा हुआ है। अगर मान के चलो मैं कांच का निकालू दोस्तों तो क्या होगा,
कांच का अपवर्तनांक अगर निकाला जाए तो क्या होगा? तो दोस्तों क्या करेंगे, एन जी कर दो, जी फॉर ग्लास शीशा कांच, सी बटा सी जी कर दो। अब एक बात बताओ कि शून्य में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत? और यहाँ पे क्या सीजी ग्लास में कितनी होती है, कांच में कितनी होती है दोस्तों, मैं पढ़ा चुका हूं, और वो होती है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ये से ये काट दो और ये से ये पूरा काट दो, यानी मतलब 3/2 हो जाएगा, और इसे क्या कहेंगे दोस्तों 1.5। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कांच का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 3/2 बोल लो या 1.5 बोल लो दोस्तों, ये है। ठीक है दोस्तों, याद रखना इसको। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। धन्यवाद।